तो गाइस जैसे कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था एरो किंग ने लुओफिंग को बताया था कि हेवनली एरो किंग यानी किंग तियानचिन हमेशा ही अपने टीममेट्स को धोखा देकर उसे मरवा देता है। साथ ही उसने लुओफिंग के साथ भी ऐसा किया था। इसलिए लुओफिंग स्टार टावर के अंदर जाकर पावरफुल इमोर्टल सोल मास्टर को हंट करता है और उन्हें अपना स्लेव बना लेता है। सिर्फ एक महीने के अंदर उसके पास टोटल 9 स्लेव हो जाते हैं, जिसमें एरो किंग, वाटर किंग और क्रिस्टल स्लेव उसकी मेन फोर्स बनती है। स्टार फैंटेसी किंग ने हेवनली एरो किंग का लोकेशन लुओफिंग को दे दिया था। वहाँ एक इंसेन बैटल होती है और लास्ट में लुओफिंग ने किंग तियानचिन को भी हराकर उसके और उसके सारी स्लेव को अपना स्लेव बना लिया था। लेकिन किंग तियानचिन ने मरने से पहले ही अपने आर्मी को इन्फॉर्म कर दिया था। अब वहाँ पे बहुत सारे किंग्स आ जाते हैं और ब्लेड रिवर किंग यानी लुओफिंग की वेल्थ को लूटने के लिए उस पे हमला करने लगते हैं। पर लुओफिंग अकेला ही उन सभी पर भारी पड़ रहा था, उन्हें इजिली किल कर रहा होता है। लेकिन जैसे ही वो स्नोहॉर्न किंग को फिनिश करने वाला था, तभी लेजेंडरी 7 स्वॉर्ड किंग की एंट्री होती है और वो ब्लेड रिवर किंग को सीधा चैलेंज कर देता है और वहीं से आज का एपिसोड स्टार्ट होता है। अब आगे हम देखते हैं 7 स्वॉर्ड किंग और ब्लेड रिवर किंग के बीच क्रेजी फाइट कंटिन्यू हो रहा था। 7 स्वॉर्ड किंग का स्वॉर्ड पावर इतना ज्यादा टेरिफाइंग होता है कि नॉर्मल किंग भी उसके सामने खड़े नहीं हो पा रहे थे। लेकिन यहाँ पे ब्लेड रिवर किंग भी बिल्कुल पीछे नहीं हट रहा था। 7 स्वॉर्ड किंग फुल फोर्स से स्वॉर्ड अटैक कर रहा था। लुओफैंग उसे डॉज कर लेता है, पर उसकी यह अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होती है कि इवन इससे एक प्लेनेट तक डिस्ट्रॉय हो जाती है। फिर लुओफैंग अपने सील्ड स्टार को बीस कॉम्बैट स्किल में ट्रांसफॉर्म करके उस पे हमला करता है, जिससे 7 स्वॉर्ड किंग भी उसे ब्लॉक नहीं कर पाता और वहाँ एक्सप्लोजन होती है। लुओफैंग लगातार सील्ड स्टार से अटैक कर रहा होता है और काउंटर में 7 स्वॉर्ड किंग अब अपने दूसरे स्वॉर्ड्स को भी यूज करके उस पे हमला करता है, पर उसके सारे अटैक उसे ही वापस आकर लगते हैं, जिससे वो बाल बाल बचता है और वो अटैक पूरे प्लैनेट्स में फैल जाती है। अब लुओफैंग उसे टॉन्ट मारते हुए कहता है, 7 स्वॉर्ड किंग, ऐसा लगता है कि अब तुम्हारे स्वॉर्ड की स्पीड काफी ज्यादा स्लो हो गई है। असल में लुओफैंग पहले से और भी ज्यादा फास्ट मूव कर रहा था। ये सुनकर अब 7 स्वॉर्ड किंग और भी सारे स्वॉर्ड को यूज करके लुओफैंग पे हमला करने लगता है। लुओफैंग लगातार तेजी से मूव करते हुए उसके सारे अटैक से बच रहा होता है। इतने स्पीड से बचने के बावजूद उसे एक स्वॉर्ड लगने वाली थी, पर मौका पाकर लुओफैंग उसे सील स्टार से काउंटर कर लेता है। अब दोनों में और भी ज्यादा जबरदस्त फाइट होने लगती है। फिर भी स्पीड के मामले में लुओफैंग उससे बिल्कुल भी कम नहीं पड़ता। ब्लेड रिवर किंग दूर से ही अपने सील स्टार से और अपनी कॉम्बैट टेक्निक को यूज करके उस पे हमला कर रहा होता है। तो 7 स्वॉर्ड किंग चाहे जितना भी पास आने की कोशिश करे, वो उसे कंफर्टेबल रेंज में आने ही नहीं दे रहा था। साइड में खड़े किंग्स ये सब देखकर शॉक होते रहते हैं। वो लोग कहते हैं 7 स्वॉर्ड किंग की स्वॉर्ड फोर्स तो लिटरली अनबीटेबल है। वो ब्लेड रिवर किंग को प्रेशर में रखे हुआ है, लेकिन स्पीड के मामले में ब्लेड रिवर किंग भी उसको बिल्कुल ही टक्कर दे रहा है। ये तो काफी पावरफुल फाइटर है। अगर सच में फुल फाइट भी हो जाए तो 7 स्वॉर्ड किंग भी इसको आसानी से पकड़ नहीं पाएगा। इधर लुओफैंग मन ही मन कहता है कि उसके 8 सील स्टार 7 स्वॉर्ड किंग के स्वॉर्ड को बहुत ही कम लेवल पे इफेक्ट कर पा रहा। उसकी स्वॉर्ड स्पीड तो कम हुई, बट बहुत ही कम लेवल पे। ऐसा लगता है कि मैं भी इसके मैच का नहीं हूँ। अब लुओफैंग डायरेक्टली 7 स्वॉर्ड किंग से कहता है, 7 स्वॉर्ड किंग, मैं ये मानता हूँ बेशक तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो। फिर वो सीधा स्नोहॉर्न किंग की तरफ देखता है, जो कि काफी गुस्से में लुओफिंग को देख रहा था, जैसे कि वो लुओफिंग के साथ बैटल करना चाहता है। और पिछले एपिसोड में लुओफिंग इसे ही मारने वाला होता है कि तभी 7 स्वॉर्ड किंग वहाँ आ गया था। लुओफिंग कहता है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, पर उससे पहले वो स्नोहॉर्न किंग से कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे मुकाबला कर सकते हो? वो बस उसे एक स्लैश अटैक में मार देता है। पर मरने से पहले स्नोहॉर्न किंग लुओफिंग से कहता है, ब्लेड रिवर किंग, मैं अपना बदला लेने जरूर आऊंगा जब कोई फ्यूचर में उसे रिवाइव करेगा तब। अब 7 स्वॉर्ड किंग ब्लेड रिवर किंग को देखकर अंदर ही अंदर मान जाता है कि ये बंदा नॉर्मल किंग लेवल का नहीं है। वो बोलता है कि तुम्हारे स्पीड और स्ट्रेंथ दोनों ही काफी हाई है। तुमने मुझे 5 स्वॉर्ड स्टाइल तक यूज करने पर मजबूर किया। तुम्हारी स्ट्रेंथ डेफिनेटली सुप्रीम ट्रीजर रखने लायक है। मतलब कि इनडायरेक्टली वो एक्सेप्ट कर रहा है कि ब्लेड रिवर किंग की स्ट्रेंथ उस लेवल तक पहुंच चुकी है कि उसके पास सुप्रीम क्लास के ट्रीजर होना बनता है। अब 7 स्वॉर्ड किंग भी वहां से चला जाता है। अब बाकी किंग जो फाइट देख रहे होते हैं वो सब पूरी तरह से ब्लेड रिवर किंग से डर रहे होते हैं, क्योंकि खुद 7 स्वॉर्ड किंग ने लुओफिंग की पावर को प्रेज किया था। कुछ लोग तो कहते हैं कि इसके स्पीड को कौन मैच करेगा, आगे से बेहतर होगा कि इससे पंगा ना ले। साथ ही एक र्यूमर भी फैलने लगती है कि 7 स्वॉर्ड किंग के हाथों मारा जाना बेहतर है, लेकिन ब्लेड रिवर किंग को कभी मत छेड़ना। ये लाइन आउटर बैटलफील्ड में इतनी तेजी से फैलती है कि ब्लेड रिवर किंग का नाम और भी ज्यादा फेमस हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है और लुओफिंग के बाकी फ्रेंड्स भी लुओफिंग के इस न्यूज को देखकर खुश हो रहे होते हैं। बाकी दूसरे वॉरियर्स को यकीन नहीं हो रहा था कि ब्लेड रिवर किंग क्या सच में इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। कुछ बंदे तो कहते हैं ये तो 7 स्वॉर्ड किंग से भी ज्यादा पावरफुल लगता है। इधर स्टार फैंटेसी किंग भी ब्लेड रिवर किंग के बारे में जानकर खुश हो रही होती है और कहती है, मुझे पहले से ही पता था जरूर तुम में कुछ
स्पेशल है। इधर हम देखते हैं लुओ फेंग बैटल करने के बाद अपने मास्टर किंग टुयान के पास जाता है और उन्हें भी ब्लेड रिवर किंग के र्यूमर फैलने की खबर देता है। साथ ही वो अपने मास्टर के लिए वोडका भी लाया था। किंग टुयान काफी ज्यादा खुश होते हैं। लुओ फेंग बताता है कि ब्लेड रिवर किंग के नाम से काफी ज्यादा र्यूमर फैल रही है, बट अब वो अपने रियल आइडेंटिटी लुओ फेंग के नाम से वापस आ चुका है और अब वो अपने कल्टीवेशन पे फोकस कर पाएगा और अब वो शांति से अपने कल्टीवेशन पे ध्यान देने लगता है और अपने नेक्स्ट प्लान के बारे में बताता है कि सबसे पहले उसे टोंगटन ब्रिज को कॉन्कर करना होगा। साथ ही हम देखते हैं लुओ फेंग अपने सेल स्टार को यूज करके बड़ी आसानी से टोंगटन ब्रिज के इस लेवल को पास कर लेता है और बताता है टोंगटन ब्रिज को पास करने के बाद ही मैं अपने रियल नेम लुओ फेंग के नाम से होंग अलायंस में एंटर कर पाऊंगा। फिर उसका नेक्स्ट प्लान होगा वो एक ही मूव में टोंगटन ब्रिज के 20th लेवल को क्रॉस कर लेगा, क्योंकि मैंने सुना है जो कोई भी टोंगटन ब्रिज के 20th लेवल को पास कर लेता है उसके पास इमोर्टल किंग लेवल जितनी पावर होती है। पर लुओ फेंग फिलहाल वर्ल्ड मास्टर लेवल 9 पे है और वो देखना चाहता है कि इसका रिजल्ट क्या होगा जब वो इस लेवल पे होने के बावजूद टोंगटन ब्रिज के 20th लेवल को पास कर लेगा। अब लुओ फेंग टोंगटन ब्रिज में बैटल्स करने लगता है। इस और उसके बाकी फ्रेंड टोंगटन ब्रिज का स्टेटस देख रहे होते हैं, जहाँ पे वो सभी ये देखकर काफी ज्यादा शॉक होते हैं कि लुओ फेंग इमीडिएटली 20th लेवल को कॉन्कर कर लिया और अब वो अपने मास्टर किंग टुयान के लेवल तक पहुंच चुका है। उनमें से एक बंदा कहता है मैंने सोचा था कि मैं ओरिजिनल स्पेस डोमेन में जाकर बैटल्स करूंगा तो शायद मैं लुओ फेंग लेवल जितना पहुंच सकूं, पर अब तो हमारे बीच का डिफरेंस और भी ज्यादा बड़ा हो गया। इस पे बोलन उससे कहता है तुम अपने पास्ट को ही सरपास कर रहे हो, ये ही काफी बड़ी बात है। और बाकी सभी ड्रिंक करते हुए कहते हैं सब साथ में एफर्ट करेंगे और जरूर टोंगटन ब्रिज को क्रॉस करेंगे। आगे हम देखते हैं बबाता लुओ फेंग से बताती है कि क्यूरियोसिटी लॉर्ड ने तुम्हें मेल किया है, अब तुम होंग अलायंस में लुओ फेंग के नाम से एंटर कर सकते हो, पर मास्टर ने तुम्हें वार्न भी किया है कि तुम्हें कभी भी रिवील नहीं करना है कि तुम ही ब्लेड रिवर किंग हो। इस पे लुओ फेंग कहता है मास्टर सही कह रहे हैं, अगर एक बार मेरी आइडेंटिटी एक्सपोज हो गई तो मुझे एलियन रेस अपना टारगेट बना लेगी। इवन कि वो लोग अनलिमिटेड रिसोर्सेज और वेल्थ को स्पेंड कर सकते हैं ताकि वो लोग मुझे मार सके। फिर लुओ फेंग बताता है लजुओ सांके ने मुझे 3 मेटल पीस का कोऑर्डिनेट भी बताया था, जिनको मैं वर्ल्ड मास्टर लेवल पे होने के बावजूद इनमें से एक लोकेशन पे मैं वर्ल्ड मास्टर स्टेज पे होने के बावजूद वहाँ पे जा सकता हूँ और फ्यूचर में एलियन रेस से बचने के लिए मुझे ये 3 मेटल पीसेस कलेक्ट करनी होगी और मुझे इसे ही प्रायोरिटी देनी होगी। लेकिन तभी लुओ फेंग अचानक से अपना मूड चेंज कर लेता है और कहता है पर उससे पहले मुझे वापस अर्थ पे जाना होगा, क्योंकि सुजिन उसे याद कर रही होती है। उसने लुओ फेंग को मैसेज किया था। अब लुओ फेंग डायरेक्टली अर्थ की ओर निकल जाता है। जैसे लुओ फेंग अर्थ पे एंटर करने वाला था उसके सामने माइग्रेंट स्पेसशिप अपीयर होता है। वो बंदा लुओ फेंग से कहता है ये प्लेनेट अर्थ है, जो कोई भी आउटसाइडर अर्थ पे एंटर करना चाहता है उसे सबसे पहले अपनी आइडेंटिटी प्रूव करनी होगी। ये सुनकर हेवनली एरो किंग अपने मास्टर यानी लुओ फेंग से कहता है मास्टर ये आपको कैसे नहीं पहचान पा रहे हैं, आप तो अर्थ के ऑनर हो। तभी लुओ फेंग अपनी फैमिली के वीडियोस को चेक करने लगता है, जहाँ पे लुओ फेंग को सारा कुछ दिखा रहा होता है कि कैसे ये इमाइग्रेंट उनके साथ सलूक करते हैं। ये इमाइग्रेंट्स पूरी तरह से लॉलेस हो चुके हैं। इवन कि हम देखते हैं लुओ फेंग के डैड को भी वो लोग बड़ी बदतमीजी से कार से बाहर कर रहे होते हैं, यहाँ तक कि ये इमाइग्रेंट्स लुओ फेंग के घर पे भी जाकर उन्हें बुली किया करते हैं। लुओ फेंग बताता है कि जब वो पहले अर्थ पे वापस आया था तो उसे आधे दिन तक के लिए डिटेन कर लिया गया था और जब उसकी आइडेंटिटी वेरीफाई हो गई तब जाके उसे रिलीज किया गया। ये माइग्रेंट्स तो हमारे प्लैनेट्स पे आकर हमें ही बुली कर रहे हैं। तभी उसका भाई उसे समझाता है और कहता है डैड पर इतना बर्डन मत दो। अब ये सब देखकर लुओ फेंग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। इवन कि एरो किंग को भी ये सब काफी अजीब लग रहा था। लुओ फेंग बाहर आकर काफी गुस्से में स्ट्रॉन्ग सी ऑरा रिलीज करता है और उससे पूछता है तुम्हें ये सब पूछने की ऑथोरिटी किसने दी। अब वहाँ पे और भी सारे स्पेसशिप अपीयर होकर लुओ फेंग के स्पेसशिप को चारों तरफ से घेर लेते हैं। अब वो बंदा लुओ फेंग के सामने आता है और कहता है अर्थ का डिफेंस कंट्रोल राइट बहुत पहले ही लोकल इमाइग्रेंट हेडक्वार्टर को मिली है। लुओ फेंग मन ही मन कहता है कि ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा लिखा हुआ था कि अर्थ के पीपल के पास अर्थ का डिफेंस का 50% कंट्रोल राइट रहेगा, पर ये लोग तो अर्थ के डिफेंस का पूरा कंट्रोल खुद ही ले रहे हैं। लुओ फेंग कहता है मैंने कभी ऐसा इमेजिन भी नहीं किया था कि मेरे 6000 साल तक गायब रहने के बाद अर्थ पे कुछ ऐसा हो जाएगा। ये लोग पावर को इस हद तक टेक ओवर कर लेंगे। अब लुओ फेंग बस अपने स्पिरिचुअल एनर्जी से ही काफी गुस्से में उन सारे स्पेसशिप को क्रश कर देता है और उसके अंदर सारे वॉरियर्स काफी बुरी तरह मारे जाते हैं। सारे स्पेसशिप एक्सप्लोड हो जाते हैं। अपने सामने इतने सारे एक्सप्लोजन देखकर वो बंदा काफी ज्यादा घबरा जाता है और अब वो लुओ फेंग को पहचान लेता है। वो डर से लुओ फेंग को लॉर्ड लुओ फेंग कह रहा था और लुओ फेंग उसे गले के बल उठाकर काफी जोर से नीचे फेंक देता है। नीचे हम देखते
देखते हैं वो माइग्रेंट अर्थ के लोकल लोगों को बुली कर रहे होते हैं, जबकि वो सारे सिटीजन उन सभी से पूछ रहे होते हैं कि आखिर उन सब ने क्या किया है जो उन्हें फोर्सफुली यहाँ से भगाया जा रहा है। वो सभी माइग्रेंट्स अर्थ के सिटीजन के साथ काफी बुरी तरह सलूक कर रहे थे और बताते हैं कि ये एरिया टेम्पोरली बैन किया गया है, तो बेहतर होगा यहाँ से निकल जाओ। तभी ऊपर से वो बंदा उन्हीं के बीच गिरता है और अब लुओ फेंग भी वहाँ पे आ चुका था। उसके ऑरा से इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है कि वो सारे लोग नीचे गिर जाते हैं। लुओ फेंग आकर सबसे पहले अर्थ के सिटीजन को उठाता है और अब सारे ही लोग लुओ फेंग को देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। लुओ फेंग कहता है मैं आज से 6000 सालों के लिए गायब था और इसी वजह से ये माइग्रेंट अर्थ के टेरिटरी पे भी कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। लुओ फेंग एक ही बार में काफी सारे माइग्रेंट्स को किल कर देता है और कहता है मुझे पता है तुम्हारे माइग्रेशन ब्यूरो में ये सारा कुछ रिकॉर्ड हो रहा है और तुम लोग मुझे देख सकती हो, पर याद रखना तुम्हारा कंट्रोल सिर्फ ओशियन तक ही लिमिटेड है। तुम लोग हमारी अर्थ के टेरिटरी पर अपना कंट्रोल जमा नहीं सकते और अगर अर्थ के लैंड को टच करने की भी कोशिश की तो काफी बुरा होगा। और वो गुस्से में उसके सारे एआईज को डिस्ट्रॉय कर देता है। इधर ब्यूरो के अंदर इमाइग्रेंट ऑफिसर्स काफी ज्यादा गुस्सा हो रहे थे। उनमें से एक बंदा कहता है ये लुओ फेंग तो बहुत ही ज्यादा एरोगेंट है, ये हमारे इमाइग्रेशन ब्यूरो को हल्के में ले रहा है। तभी दूसरा बंदा थोड़ा समझदारी की बात करता है और कहता है ये भी याद रखना होगा कि लुओ फेंग क्योसिटी लॉर्ड का डायरेक्ट डिसाइपल है और पिछली बार जब हमें लगा था कि लुओ फेंग मारा गया तो हम लोगों ने काफी फ्री होकर अर्थ के टेरिटरी और डिफेंस एरिया पे अपना कंट्रोल जमा लिए, पर अब हमें पता है कि लुओ फेंग जिंदा है तो अब हमें थोड़ा आराम से काम लेना चाहिए। इस पे वो बंदा कहता है तो क्या हुआ, ज्यादातर इमाइग्रेंट्स और अर्थ के इलाइट सारे ही लोग ह्यूमैनिटी के 5 मेजर फोर्सेस में से ही बिलोंग करते हैं। इवन की यूनिवर्स मास्टर की फैमिली भी इन्हीं ऑर्गेनाइजेशन के अंडर आती है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि कोई बंदा कितना ही ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो, ये हमारे फाउंडेशन को बिल्कुल भी हिला नहीं सकता। इतना कहना ही था कि तभी उसका पूरा ब्यूरो हिल जाता है और अचानक से ही ओशियन के अंदर से लुओ फेंग की स्टार ईटिंग ग्रास बाहर आने लगती है। इधर वो बंदा बताता है कि मैं तो इमोर्टल किंग लेवल पे हूँ, पर फिर भी मुझे ये ऑरा काफी ज्यादा सस्पिशियस लग रही है। इवन कि इससे मेरा हार्ट पंप भी काफी तेज हो गया है। आखिर ये किस तरह की ऑरा है। अब हम देखते हैं लुओ फेंग की ईटिंग ग्रास पूरे ही ओशियन की तरफ बाउंड्री क्रिएट कर देती है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग ये सारे लोग स्पेस से आए हैं और इन लोगों का बस केवल ओशियन पे ही कंट्रोल है ताकि वो लोग यहाँ पे रिसर्च कर सके, और इसलिए लुओ फेंग ने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन की थी। पर ये लोग तो पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। अब लुओ फेंग हर तरफ से स्टार ईटिंग ग्रास से बाउंड्री क्रिएट कर देता है ताकि कोई भी माइग्रेन अर्थ की दूसरी साइड ना जा सके। अब वो दोनों बंदे बाहर आकर ये सारा कुछ देख रहे होते हैं और कहते हैं ये तो एक इमोर्टल लेवल की स्टार ईटिंग ग्रास है, इसकी स्ट्रेंथ तो इमोर्टल एक्सट्रीम किंग लेवल जितनी है। और अब लुओ फेंग पूरे अर्थ में अनाउंस करता है कि सारे ही एलियन इमाइग्रेंट और अर्थ के सिटीजन को इन्फॉर्म किया जाता है कि वो लोग एक दूसरे के एरिया में नहीं जाएंगे, उनको एक दूसरे के एरिया में जाने से बैन किया जाता है। और जो कोई भी लोग एक दूसरे के एरिया में अब भी रह रहे हैं उन्हें 12 घंटे का टाइम दिया जाता है। वो फौरन ही उस जगह को खाली करके अपने जगह में चले जाएं, वरना उन्हें मार दिया जाएगा। अब लुओ फेंग की इस बात को सुनकर अर्थ के सिटीजन्स काफी ज्यादा खुश होते हैं। अब इस अनाउंसमेंट के बाद अर्थ के सिटीजन्स एलियन इमाइग्रेंट्स को मार मार कर अपने एरिया से बाहर कर रहे होते हैं। ये सब देखकर उस बंदे को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और कहता है लुओ फेंग बड़ी चालाकी से एलियन इमाइग्रेंट्स और अर्थ के सिटीजन के बारे में ही बोला, पर असल में वो हमें ही टारगेट कर रहा है। पर वो बंदा खुश हो रहा होता है, उसे लगता है कि लुओ फेंग झूठ में ड्रामा क्रिएट कर रहा है, क्योंकि उसके पास कोई भी ऑथोरिटी नहीं है कि वो इमाइग्रेशन ब्यूरो को रोक सके। तो उसका दूसरा साथी कहता है अगर लुओ फेंग के पास ये ऑथोरिटी नहीं है कि वो हमारे ब्यूरो को रोक सके, पर क्योसिटी लॉर्ड के पास तो है। और वो उसे दिखाता है कि अभी अभी क्योसिटी लॉर्ड ने एक रिपोर्ट रिलीज किया है और ये क्योसिटी लॉर्ड का ऑर्डर था। इसमें भी वही सेम बातें लिखी हुई थी कि आज के बाद से सभी को वार्न किया जाता है और सारे ही अर्थ के सिटीजन्स को कि वो एक दूसरे के एरिया में विजिट नहीं करेंगे। उन सभी को इन एरिया में विजिट करना बिल्कुल ही बैन किया गया है और जो कोई भी इस ऑर्डर को नहीं मानेगा उसे फौरन ही मार दिया जाएगा। अब ये सब देखकर उस बंदे की बोलती बंद हो जाती है और अब वो गुस्सा करने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता था। उसका साथी कहता है अब तुम क्या कर सकते हो। वो बंदा कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि लुओ फेंग बस इतनी सी बात को यहाँ तक ले जा सकता है कि खुद क्योसिटी लॉर्ड को ऑर्डर देना पड़ा। अब वो दोनों बंदे बॉर्डर के और भी ज्यादा करीब जाते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि उसके माइग्रेंट आर्मी ईटिंग ग्रास से काफी बुरी तरह मार खा रहे होते हैं। लुओ फेंग उन्हें भी वार्न करता है कि केयरफुल रहना, तुम लोग बाउंड्री को क्रॉस मत करना वरना तुम्हारा भी वही हाल होगा जो इन लोगों का हो रहा है। और हम देखते हैं उन लोगों को मार दिया जाता है। लुओ फेंग कहता है ये फर्क नहीं पड़ता कि मेरे सामने कौन खड़ा है, अगर तुम दोनों इमाइग्रेशन ब्यूरो के ऑफिसर
भी हो तो तुम्हारे लिए भी कोई छूट नहीं है। ये सुनकर वो बंदा और भी ज्यादा भड़क जाता है और कहता है लुओ फेंग तुम हम सभी माइग्रेंट्स को बुली कर रहे हो। तो लुओ फेंग भी गुस्से में उससे कहता है तुम किससे मरना चाहते हो, ईटिंग ग्रास से या फिर मेरी स्लेव से, और अगर मरना नहीं चाहते हो तो फौरन यहाँ से निकल जाओ। तो उसका दूसरा साथी काफी पोलाइट वे में लुओ फेंग के सामने झुककर कहता है लॉर्ड लुओ फेंग, जेली किंग के लिए मैं माफी चाहता हूँ, प्लीज इसे माफ कर दीजिए, हम फौरन ही यहाँ से चले जाएंगे। और वो फौरन ही वहाँ से चला जाता है। फिर गुस्से में किंग जीली भी वहाँ से चला जाता है। जबकि दूसरी ओर हम देखते हैं अर्थ के बाकी टेरिटरीज में जो भी लोग इमाइग्रेंट्स वहाँ पे अपना कंट्रोल जमा कर रहे होते हैं, अर्थ के वॉरियर उन सभी को मार कर वहाँ से भगाने लगते हैं और दोबारा से अर्थ के सिटीजन को उनकी पावर वापस से मिल जाती है, जिससे अर्थ के सिटीजन काफी ज्यादा खुश होते हैं। और लुओ फेंग ये बड़ा काम करने के बाद अपने पूरे फैमिली के साथ पार्टी करके एंजॉय करता है। आगे लुओ फेंग यहाँ से जब जाने वाला था तब वह बताता है कि अर्थ पे 1000 ईटिंग ग्रास मौजूद है। अब किसी भी एलियन इमाइग्रेंट्स की हिम्मत नहीं होगी कि वो अर्थ के टेरिटरी में अपना कदम रखे। अब मैं अर्थ से वापस जा सकता हूँ। आगे हम देखते हैं लुओ फेंग एक न्यू बायोलॉजिकल स्पेसशिप से अर्थ से वापस जा रहा होता है। बवाता इस स्पेसशिप को देखकर काफी ज्यादा खुश होती है और बताती है ये बायोलॉजिकल स्पेसशिप तो बहुत ही ज्यादा पिछले वाले स्पेसशिप से बेटर लग रहा है। ये वाकई में स्टार टावर से काफी ज्यादा बेटर है। इवन कि ये बायोलॉजिकल स्पेस ही लाइट के स्पीड के 8 टाइम से ज्यादा फास्ट मूव कर सकती है और इसे तुम्हें 3 मेटल पीस को कलेक्ट करने में और भी ज्यादा आसानी होगी। पर साथ ही वो काफी ज्यादा इमोशनल हो रही थी क्योंकि उसके यूनमा प्लैनेट के स्पेसशिप को बायोलॉजिकल स्पेसशिप के साथ रिप्लेस कर दिया गया था। अब बबाता को सैड देखकर लुओ फेंग भी उससे कहता है मैं ये कभी नहीं भूल सकता कि मास्टर यानबो ने मुझे क्या क्या दिया है। उनके इनहेरिटेंस, उनके ट्रेजर और उनके गाइडेंस की वजह से मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ और अब बढ़िया चांस है कि अब मैं उनका बदला लूं। तो अब मैं मेटल पीस को सर्च करने की प्लानिंग इसे पोस्टपोन कर रहा हूँ। बताओ मेरे मास्टर को किसने किल किया था, मैं उनका बदला लूंगा। सीन शिफ्ट होती है मैजिकल हैंड प्लैनेट, जहाँ पे हम देखते हैं एक बंदा काफी सारे लोगों को बुली कर रहा होता है और वो लोग काफी ज्यादा तकलीफ में होकर चिल्ला रहे होते हैं। वो बंदा कहता है अगर मैं तुम सबको ब्लड डीमन किंग के हाथों से बचाकर यहाँ पे नहीं लाता तो तुम सभी पहले ही उसके स्लेव बन चुके होते। और इस बंदे का नाम है मैजिकल हैंड किंग। ये उन सभी को बुली करके उनकी आवाजें सुनकर काफी ज्यादा खुश होता है। ऐसा समझो तड़पते हुए लोगों की आवाजें इसे खुशी देती है और वो उन लोगों को मार कर और भी ज्यादा फोर्स कर रहा होता है कि और भी जोर से चीखो। उन सभी को मार कर वो काफी ज्यादा खुश होता है। तभी लुओ फेंग उसे आवाज देता है डीमन हैंड किंग, तुम अपने सर्वेंट्स को टॉर्चर करके मजे लेते हो, कोई इतना ज्यादा लापरवाह कैसे हो सकता है। इवन की लुओ फेंग उसके पैलेस को डिस्ट्रॉय करके वहाँ पे अपेयर होता है और उसकी एनर्जी से वहाँ पे इतना ज्यादा फोर्स क्रिएट होता है कि कोई भी वहाँ पे मूव नहीं कर पा रहा था। डीमन हैंड किंग लुओ फेंग से कहता है सर हम तो कभी पहले नहीं मिले हैं और मुझे नहीं पता कि मैंने कब आपको ऑफेंड किया है, प्लीज मुझे बख्श दीजिए। इवन कि वो अभी तक लुओ फेंग को देखा तक नहीं था। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे एंड होती है। अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे लुओ फेंग कैसे डीमन हैंड किंग से फाइट करता है, साथ ही वो कैसे अपने मास्टर ह्यानबो का बदला लेने वाला है। तो अगर ये एपिसोड अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को हाइप करो एंड शेयर करो, साथ ही कमेंट करके व्हाट्सएप और टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।